हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो सीटेट का भी पेपर 2 है उसमें सामाजिक अध्ययन या विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी सोशल स्टडीज़, पेडागोगी, साइंस जो पूछा जाता है। कह रहा है स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस होते हैं आपके। तो कभी भी स्थल की बात आती है, जो स्थल को वो जोड़ता है उसको हम स्थल संधि कहते हैं। यानी कि पहला पार्ट आएगा, यानी कि पहला जो आंसर आएगा स्थल संधि। और जब भी कोई दो एक जल दूसरे जल को जब जोड़ता है वो जल संधि होता है। ठीक है। और द्वीप जो होता है, जो पानी के किनारे का पार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। दोस्तों, आकार में सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड लास्ट जो स्मॉल है वो हमारा यूरोप है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। यानी जो उच्च प्राथमिकता मतलब ये आएगा कि उसमें जिसमें हिस्ट्री होता है, आपका ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटिकल ये राजनीतिक विज्ञान होता है, और आपका अर्थशास्त्र होता है यानी इकोनॉमिक्स। तो ये इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इसका ये एनसी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 6 से लेकर 8th क्लास तक होते हैं उसमें हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आगमन अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभास है। तो संरचनात्मक प्रशिक्षण है, अनुकरण है, निपुणात्मक अधिगम है, व्याख्यात्मक शिक्षण है। तो ये क्या आएगा दोस्तों? कभी आगमनात्मक जो अधिगम है, ये दोस्तों व्याख्यात्मक शिक्षण होता है, विरोधाभास होता है, ये इसका मतलब विरोध होता है। क्योंकि आगमनात्मक विधि का अंतर्गत ये होता है कि विशेष यानी स्पेशल जो फैक्ट होते हैं, यानी जो भी घटना घटी होती है उस पर मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और ये नॉर्मल से मतलब नियम की तरफ, सिद्धांतों की तरफ निर्माण करते हैं आगमनात्मक में। लेकिन विरोधाभास क्या है इसका? व्याख्यात्मक। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। अगला क्या है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, उत्तर का चयन करते हैं। आलोचनात्मक मतलब ये होता है कि किसी की आलोचना करना, एक तरीके से सोच। जो आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग के विस्तार को बढ़ावा देती है, और यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो दोस्तों, कभी भी हम आलोचना करते हैं किसी चीज़ की, बुराइयों में हम प्रयोग में लेकर अगर आते हैं तो वो तर्क और तथ्य, विचारों, विश्वासों को समझने में सहायता मिलती है। लेकिन अगर हम कुछ आलोचना कर रहे हैं किसी बारे में सोचने की, तो कह रहा है उससे निकलने वाले जो रिजल्ट बनता है वो एकदम समग्र होते तो हैं, लेकिन वो अलग अलग नए नए विचार सृजित करते हैं। तो ए हमारा तो सही है, लेकिन बी इसका गलत है। क्योंकि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो ठीक है, यानी ए सही है और बी हमारा असत्य है। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अभुवन अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अभू अनुभवजन्य क्या होता है हमारा? कि ये ज्ञान इंद्रियों का एक वास्तविक का एक रूप होता है, जो दुनिया में हम जितने भी आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो अभी अनुभवजन्य होता है। जो दुनिया से रिलेटेड जब हम जहाँ चलते हैं, एक एक्सपीरियंस हमारा जोड़ता है, एक प्रमाण जो हमें मिलता है अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम के द्वारा। जितनी भी जानकारी अवलोकन हम करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसको फिर हम अम, कहीं जाते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। कोई हमें डायग्राम अगर मिला तो डायग्राम हमें दिखता भी है। जैसे हमने ट्रायंगल पढ़ा है तो ट्रायंगल का डायरेक्ट हमारे दिमाग में एक फिगर उतर जाता है। तो यही चीज़ है, हम दृष्टिकोण अपनी देखते हैं। तो ये है अभिमन्यु जन्य साक्ष्य क्या है। एक अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण है, या बैटरी इकाइयों में मापे गए आंकड़े हैं। आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके एकत्रित करते हैं, या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इंद्रियों के माध्यम से इसको हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिक्रिया कृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास। तो दोस्तों, इसमें यही कह रखा है कि
जो भौतिक हमारा है, ये हमारा एक विशेष जिससे रिलेटेड है, यानी कि एकदम विशेषताएं मॉडल जहाँ पर हमारे बनते हैं वो ज्योग्राफी में बनते हैं, यानी कि भूगोल के अंदर में आते हैं। दूसरा ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भूगोल अध्ययन के अनेक सेक्टर होते हैं, यानी अलग 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 क्षेत्र होते हैं, जिसमें हम क्वांटिटी के भी भी नापते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी के संग्रहण किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिकता है, द्वितीयक है, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीय दोनों है? तो उसका दोस्तों क्या आएगा हमारा, यह एक स्थानीय समाचार में हमारा एक प्राथमिक स्रोत है, यानी कि पहला ऑप्शन आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? यानी जो सीखने वाले हैं, लर्निंग करने वाले अक्षमता विद्यार्थी यानी कि डिसेबिलिटी वाले, एक विशेष होते हैं, समावेशी होते हैं, आधुनिक होते हैं या अन्य होते हैं? तो दोस्तों कभी भी सीखने वाले जो अक्षमता वाले होते हैं वो समावेशी शिक्षा में सीखते हैं, एक साथ सबके साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों ने किसने दी? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम में से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से अलग। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों को योजना बनानी चाहिए। ये किसने बोला है, ये हमें बताना है। डी पार्सल ने, जीन पियाजे ने, बेल ने बोला है या ऑक्डेन ने बोला है? CL ऑक्डेन। तो इसमें ये बोला है दोस्तों हमारा जीन पियाजे ने इसको बोला है, ये एक्टिविटी जो बताई है। मैं जीन पियाजे का अलग से लेकर आऊँगा, चैप्टर वाइज इसके लेकर आऊँगा हर किसी के, ध्यान रखना। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए तो व्यक्तिगत परियोजनाएं देनी चाहिए, काम के लिए कक्षा के छोटे छोटे समूह में विभाजित करना चाहिए, परियोजनाएं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, छात्रों को बहस या चर्चाओं में लगाएं। तो दोस्तों इसमें यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, जिससे सहकारी यानी कि कोऑर्डिनेट एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 4। एक निर्देशित आत्म अनुशासित सोच को एक अनुचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं जटिल सोच, बुद्धिमानी सोच, अमूर्त सोच और आलोचनात्मक सोच। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, आलोचनात्मक सोच होती है, जिसमें हमें क्या बोलते हैं, जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है। ये हमारी कॉन्सेप्ट को, यानी जितने भी होते हैं, जो भी हमारे माइंड में धारणाएं जो बनी रहती हैं, उन पर विचारों को प्रयोग करने में, अनुप्रयोग करने में हमारे काम आती है। ठीक है, अहम रोल निभाती है उसका भूमिका। कह रहा है अजंता गुफा चित्रों के इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो किस सामग्री से प्राप्त करें? ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज, स्लेट, पशु अंगों के विशेष अवशेष से। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारा पौधों और खनिज के से प्राप्त किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी मिले हुए हैं, जिसमें इनकी गुफाओं की जो दीवारें हैं, छतों पर एक बड़े व्यापक स्तर पर एक चित्र बने हुए हैं, स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। और टोटल इसमें 29 गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में मठ भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित हैं। और इसमें लिखा हुआ है जितनी भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं वो बुद्ध से ही रिलेटेड ग्रंथ से मतलब लिखे गए हैं इसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपि क्या है लिखी गई है? पत्थरों पर, कागज पर, जगह लकड़ी पर या ताड़ पत्तों पर? तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे पुरानी लिपि क्या है हमारी, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। कह रहा है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल यानी कौन सा समय सबसे लंबा है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल या पूरा पाषाण काल?
तो मानव इतिहास में सबसे लंबी क्या है हमारा? पूर पूरा पूरा पाषाण काल। फोर्थ ऑप्शन है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और समझने में सही उत्तर में बताना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों ये मतलब ए असत्य है या बी सत्य है, या दोनों असत्य हैं या दोनों सत्य है, या ए सत्य है या बी असत्य है। तो इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, दोनों ही सत्य हैं इसके, क्योंकि पाकिस्तान के बोलन दर्रे में मेहरगढ़ पाया जाता है जहाँ उपजाऊ मैदान है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। तो अब हम अगले क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में क्या है? हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में या पंजाब में। तो ऑप्शन इसका आएगा दोस्तों, इसका गुजरात में मिले हैं, जो हड़प्पा के सबसे बड़े नगर की संख्या मिली है हमारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो पाली में है, संस्कृत में, या प्राकृत में, या ब्राह्मी में। तो दोस्तों ऋग्वेद हमारा जाहिर सी बात है संस्कृत भाषा में रचा गया है। ठीक है, अगला, क्योंकि ऋग्वेद का जो काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और ऋग्वेद की जो रचना जब हुई थी, ये 3 वेदों में रचना के उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा में हो गई थी ये। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल पाए जाते हैं, और यहीं पर ही प्रशासनिक व्यवस्था भी पाई गई थी, यानी कानून व्यवस्था, और कबीलाई जिसका नाम दिया गया था। और ये क्या है कि ग्राम स्तर पर प्रधान ग्रामणी कहलाया गया, और जनपद का उल्लेखनीय भी यहीं में नहीं मिलता, बस इसमें जनपद का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलती है। और ऋग्वेद में ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, यानी कि प्रसेनजीत थे, बिंबिसार थे, या अजातशत्रु थे, या महावीर थे। तो दोस्तों 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी से पहले महाजनपद कौन थे हमारे? बिंबिसार। सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि इसमें क्या है कि मगध का जो जनपद पहला शासक बिंबिसार को माना जाता है, और हरियक 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 वंश इसका शक्तिशाली प्रथम शासक थे। और बिंबिसार का क्या है कि 544 से 592, यानी कि 544 से 592 के ईसा पूर्व, यानी बीसी, ये बिंबिसार के मतलब उस क्षेत्र मतलब उस टाइम पीरियड में माना गया था कि वह उस समय ये महाजनपद के राजा थे उस समय पे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा आक्रमण भी किया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो ध्यान रखना, त्रिरत्न में से बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है, अहिंसा हमारा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता, लोकसभा सदस्य है, विधानसभा के सदस्य है, यानी कि विधायक, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतदाता। इसमें क्या है, राज्यसभा का जो सदस्य का चुनाव कौन कराते हैं? विधानसभा के सदस्य कराते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारा जो राज्यसभा का एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता, और 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और इसमें 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और लगभग मनोनीत सदस्य विशेष क्षेत्रों की उपलब्धि के हासिल किए हुए होते हैं, जैसे कि साहित्य से, स्पोर्ट्स से, ये सारी चीज़ें होती हैं। और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भाग नहीं लेते। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति संघीय, राष्ट्रपति एकात्मक, संसदीय संघीय, संसदीय एकात्मक। तो दोस्तों भारत में जो शासन प्रणाली अपनाया गया है ये संसदीय और संघीय दोनों हैं, क्योंकि इसमें ब्रिटिश संविधान से जो लिया गया था संसदीय प्रणाली, और साथ में लोकसभा यानी कि जो सदन हमारा था लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट रूप से जो 18 प्लस के वोटर हैं वो उनका राइट्स था चुनने का। और संघीय शासन में केंद्र और राज्य दोनों के बीच जो मतलब जो शक्तियाँ हैं विभाजित हो रखी हैं समान रूप से, और संविधान सर्वोपरि हमारा सर्वोच्चतम है, और वो राज्य और सेंट्रल में यानी कि केंद्र सरकार में दोनों में लागू होता है। अगला जो हमारा सूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे टोटल 84 सीट्स हैं जो आरक्षित की गई हैं, जिसमें से 40 सीट आरक्षित अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और अनुसूचित जातियां जो और अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम 79 और 41 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हम भारत में अस्पृश्यता यानी छुआछूत प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? स्वतंत्रता का, शोषण का, या संवैधानिक उपचारों का, या समानता का? तो दोस्तों कभी भी आर्टिकल हमारा ये अनुच्छेद 17 के यानी आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है, जिसमें अस्पृश्यता प्रथा का समान अधिकारों का उल्लंघन, समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि इसमें ये हैगा कि सबसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम भेदभावपूर्ण यानी भेदभाव अगर करते हैं तो वो असंवैधानिक माना जाता है। और ये अनुच्छेद जो संविधान के अंतर्गत 14, 15 और 16 के अंतर्गत समानता अधिकार से संबंधित बात कही गई है जिसमें, ठीक है, यानी कि बिना भेदभाव के हमें बात करनी चाहिए किसी से भी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण विरोधी अधिकार है बिल्कुल, संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हट चुका है हमारा, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, बाकी ये तीनों हमारे अधिकार हैं। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव से संदर्भित करती है, तो ये हमारा क्या है, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, शारीरिक विकलांगता के आधार और जाति के आधार पर। तो अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव करती है? जाति के आधार पर किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री का कौन नियुक्त करता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप ये तो जानते ही हैं, ये हमारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री को हमारा राज्यपाल नियुक्त करता है, सेकंड ऑप्शन आएगा। और प्रधानमंत्री की चुनाव कौन कराता है? ये हमारा संसद और विधेयक दोनों ही यानी कि केंद्र सरकार कराती है, ठीक है, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और इसे बिना मतलब पद से यानी इनका अगर टाइम पीरियड ना हो तो इन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए राष्ट्रपति एक बिल यानी कि संसद में बिल पारित होगा तब वो इसको हटा सकते हैं, बहुमत बिल चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है अपने पद से, उसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है कहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों एक मिनट, गलत हो गया कुछ, जो हमारा राष्ट्रपति है यानी कि सॉरी प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? सांसद कराती है। कौन कराती है? सांसद कराती है, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं राज्यपाल को मतलब मैंने कहा था राज्यपाल की कौन नियुक्त करता है हमारा, मैंने आपको बताया था अभी, राज्यपाल की नियुक्ति हमारी केंद्र सरकार करती है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और इसे हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, या ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और इसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? सांसद कराती है। और प्रधानमंत्री का जो टाइम पीरियड भी 5 साल का ही होता है, और ये लोकसभा में उसका बहुमत पेश होना जरूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और
लोकसभा में बहुमत हासिल होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा गया है? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या भारत का मुख्य न्यायाधीश को? तो दोस्तों भारत का जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपिता के रूप में, तो वो तो गांधी जी का उपाधि दी गई थी, लेकिन ये राष्ट्रपति को बोला जाता है नागरिक। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को दूसरा नागरिक कहा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और राज्य के संबंध में राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक, और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों संवैधानिक कार्यपालिका की मुख्य प्रमुख होते हैं, और ये संसद और विधानसभा का प्रमुख अंग भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक माना गया है? मैंने अभी आपको बताया था पहला नागरिक राज्य का कौन होता है हमारा? राज्यपाल ही होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। वर्तमान में लोकसभा 2014 के बाद कौन सी हुई थी हमारी? 16वीं हुई थी 14 के बाद, और समापन 19 में 2019 को हुआ था, यानी कि 16वीं हुई थी 2014 में, और 19 को समापन हुआ, और 19 में दोबारा हुई थी। कब हुई थी वो? 17वीं हुई थी। अब 24 में 20वीं होने जा रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यानी कि इसका ऑप्शन है क्या आएगा हमारा? थर्ड। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी तो हमारा हाल फिलहाल कौन है हमारे? अभी राष्ट्रपति हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो आदिवासी पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी है। और ये तो 2018 का पेपर जो प्रीवियस ईयर है वो है, उस समय हमारे ये रामनाथ कोविंद जी थे। इस हिसाब से अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार के ढांचे का, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों का अधिकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो दोस्तों इसमें जो है राजनीतिक दलों के जो नाम है ये संविधान के अंदर ऐड नहीं है, ध्यान रखना चीज को। राज्यसभा में सदस्यों को कौन शामिल करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। यहाँ ही राज्यसभा में सदस्यों को शामिल कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष है? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या सी राजगोपालाचारी? तो इसमें दोस्तों हमारा क्या आएगा? भारत का जो संविधान का सभा का अध्यक्ष था कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान रखना, जो संविधान सभा के पहले इस अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी की बात आए तो, और अध्यक्ष की बात आए तो राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर स्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और बी आर अम्बेडकर जो हैं वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद भारत के पहले गवर्नर थे जो बने थे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय नागरिक गवर्नर जनरल था? तो इसमें क्या रखा है, कौन मतलब गवर्नर जनरल था? बी सीतारामैया, राजगोपालाचारी, कृष्णा रामाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दोस्तों ये हमारे भारत के एकमात्र ऐसे गवर्नर थे, मैंने अभी आपको बताया था सी राजगोपालाचारी, जो बने थे माउंटबेटन के बाद प्रथम स्वतंत्र भारतीय। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान हमारा कब अपनाया था? हमारा 26 नवंबर 1949 को बनके तो तैयार हो गया था वो। ठीक है, और उसी दिन हमारा ये संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इस चीज़ का नाम पूर्ण रूप से, अगर पूर्ण रूप से की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950, और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। अब भारत में पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये दोस्तों, ये तो आप जानते हैं यूनिटी डे जो हमारा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। कम से कम 565 रियासतों को जोड़ा था इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक जब ये लड़ रहे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची को के मामलों में कार्य करता है? तो राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो उसका दोस्तों, ये जब भी निकाय समवर्ती सूची की बात आती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात आती है, जिसमें समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं यानी टॉपिक जितने भी मसले हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा के दोनों ही कानून का निर्माण कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष है? मसौदा समिति मतलब कि मसौदा यानी प्रारूप समिति की मैंने आपको बताया था अभी, जो गठन हुआ था संविधान का 1946 में किया गया था, और BN राव की पेश में यानी कि प्रारूप विचार विमर्श किया गया था संविधान को लेकर के। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया गया था जिसके अंदर अध्यक्ष के रूप में BR अम्बेडकर को चुना गया था, और प्रारूप समिति के जो सदस्यों में N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव एवं DP खेतान, ये निधन के बाद इनकी TT कृष्णामाचारी शामिल थे। तो इन्होंने BR अम्बेडकर इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे सभा के। तो 18वीं सदी के में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रित से अलग हो गया? तो किसके अंतिम मतलब अलग हो गया ये? नंदिर शाह से, अली वर्दी खान से, बुरहन उल मुल्क या मुर्शिद कुली खान से? तो दोस्तों, इसमें जो नियंत्रण से जो बिल्कुल अलग हो गया वो मुर्शिद कुली खान थे, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी अलवर्दी खान था जिसके नेतृत्व में बंगाल एक शक्तिशाली राज्य बना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो विलियम बेटिक थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड डलहौजी थे? तो दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। ठीक है, उन्होंने जो उनका टाइम पीरियड था 1848 से 1854 के बीच में ये गवर्नर थे हमारे। ठीक है, भारत के जो बने थे ब्रिटिश गवर्नर। अगला जो है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड माउंटबेटन है और लॉर्ड रिपन है। तो ये दोस्तों, इसमें हमें ये बताना है, सॉरी दोस्तों, मैं इसमें क्वेश्चन इसका ये आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएंगे और लॉर्ड डलहौजी इसमें आएंगे, मैंने गलती से लगा दिया वहाँ पर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है इसमें। और कानपुर के शासक ने खुद को पेशावा कहा? पेशावा मतलब यानी कि इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति के बाद नेतृत्व किया था, नाना साहब थे जो, उन्होंने मतलब ये बोला था। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? 4। अगला जो क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? किस विशेषज्ञों को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना? तो दोस्तों, कारखाने के संदर्भ में क्या है कि अगर आप उसको एक एक इंडस्ट्री सेक्टर में कर ले जाएंगे, कारखाने के विषय में बताएंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा हमारा सेकंड। एडुसेट क्या है? एडुसेट मतलब एक सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह
या क्षुद्र घेरे में मंगल बृहस्पति की कक्षा को बीच में पाया जाता है। दोस्तों आज से एडोसेट एक सीधा हमारा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, एक मानव निर्मित और भारतीय उपग्रह है, ये थर्ड ऑप्शन हैगा, क्योंकि 2004 में इसको स्थापित किया गया था इसरो की मदद से, हमारा जो भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पंचवाड़ी और बीजक की में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया। तो दोस्तों पंचवाड़ी और बीजक को क्या बोलते हैं, कबीरदास ने मतलब छंद के विचारों में किया गया है। पहला ऑप्शन आएगा इसका कबीर। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। राष्ट्रकृत राष्ट्रकृत राष्ट्रकूट काल है, या चालुक्य काल है, गुप्त काल है, या गुर्जर प्रतिहार काल है। इसका मतलब ये है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है हमारी। ठीक है, जिसमें नरसिंह यानी विष्णु अर्थात विष्णु भगवान जी को माना गया है। और इसमें कम से कम 34 गुफाएं हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर भी बने हैं। 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन मंदिर गुफाएं भी स्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो आस्था कौन क्या रखता है, ये 1 मई 1897 में कोलकाता में समीप बेलूर में मतलब ये था। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज आएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन गलत लगाया है 80 का। इसमें क्या रखा है, नहीं सो 200 सही है ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ब्रह्म समाज होगा। और इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में जो संगठन उपनिषद उपनिषद आस्था जो होगी है जो रखता है, इसका मतलब ये है कि दूसरों की सेवा और परोपकारी को कर्मयोग बन मानता है, और आत्मनो मोक्षदायी और जगत हिताय च, यानी कि अपने मोक्ष या संसार के हित के लिए होता है ये। ठीक है, इसका संगठन एक लक्ष्य होता है जो वाक्य के रूप में दे रखा है। 81 का क्या है, फाद दिग्दर्शी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, वायुदाब, वायु दिशा, वायुताप या वायु वेग। तो दोस्तों जब भी ये वायुमंडल की बाहरी परत में रेडियो तरंगों का माप किया जाता है, और इसका जो तापमंडल यानी बाहरी वायुमंडल के 2 भागों में बांटता है, आयन मंडल और आयतन मंडल। तो इसका ऑप्शन विल बी क्या होगा दोस्तों, वायु दिशा। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परतें रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। मध्यमंडल, बाहरी वायुमंडल, या बाहरी मंडल, या संताप मंडल। तो इसमें क्या है कि हमारा जो वायुमंडल मैं आपको बता चुका हूँ था कि जो अभी जो हमारा क्या बोलते हैं पीछे जो ये वाद दिग्दर्शी वायु दिशा को बताता है, और ये हमारा बाह्य वायुमंडल होता है, यानी कि सेकंड ही इसका पार्ट होगा। और पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानना है, यानी कि अब हमें ये क्रोड जो दे रखा है ये हमें बताना है कि जो पहला है हमारा, यानी कि आंतरिक कोड, इसमें आएगा हमारा आंतरिक क्रोड, फिर आएगा भारी कोड, फिर आएगा मेटल आएगा, फिर आएगा प्रॉपर्टी मुख्य रूप से। तो ये हमारा मतलब परत है। तो लगभग जो आंतरिक क्रोड हमारा 5000 से 6000 के बीच तक का है। फिर बाहरी कोड हमारा 2900 से 5100 के बीच में है। मेटल हमारा 700 से 2900 किलोमीटर तक है। और ऊपरी मेटल जो है 200 से 700 किलोमीटर तक है। और जो क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट भाग जो 0 से 30 किलोमीटर तक गहराई में पाया जाता है। तो समझ पाए, तो इसका जो ऑप्शन होगा यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल और प्रॉपर्टी। अब ये जो दिए गए आरेख में सूर्य, चंद्रमा
और पृथ्वी में स्थिति को बताना है कि इस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये जब भी प्रत्येक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की में मतलब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और समकोणीय स्थिति में होते हैं, तो हमें यही बताना है कि ये ज्वार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को विपरीत में करते हैं, यानी ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा उत्पन्न करते हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आएगा, लघु ज्वार भाटा। जब जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। क्या कहलाती है ये, बाढ़ का मैदान, विसर्ग, चाप झील या तटबंध। तो दोस्तों कभी भी अगर आता है तो ये विसर्प होता है, जो ऐसे 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 चलती रहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। जब भी आपदाएं आ जाए, बचाने के लिए भोजन या जल या कपड़े, दवाई हमें देनी पड़ती है, तो बहुत तेज़ी से जो अगर जाता है तो वो वायु मार्ग की मतलब हम वायु मार्ग को इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत जल्दी से पहुंच जाता है हमारा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित कहलाती है। जैव भूगोल, सांख्यिकीय, जनसांख्यिकीय, मानव भूगोल और नगरीय भूगोल। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन आएगा हमारा जनसांख्यिकीय, क्योंकि ये जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय के संबंधित होता है, उसी को जनसांख्यिकी कहा जाता है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वितरण, लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे की मतलब मापी जाती है, तभी हमें पता चलता है कितने लोग प्रवास किए गए हैं या अप्रवास हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन जो दे रखा है, सूर्य गुजरात से में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे। दोस्तों हमारा जो अभी 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं, मैं इसको कराने जा रहा हूँ। कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें बताना ये दोनों सत्य हैं या और एक की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है या आर असत्य है। ए असत्य है या आर सत्य है, या दोनों सत्य हैं और एक ही स्पष्ट व्याख्या करता है। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और गुजरात भारत के पश्चिम भाग में स्थित है, दोनों राज्यों के मध्य अधिक देशांतरीय अंतर होने के कारण सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले अस्त हो चुका था। तो इसका दोनों ही सत्य हैं और ये आर एक की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस, ऊर्जा गैस, सौर ऊर्जा, कोयला या ईंधन। तो दोस्तों इसमें जो गैर परंपरागत स्रोत का साधन है वो हमें सौर ऊर्जा का माध्यम में दूसरा ऑप्शन आएगा। अगला जो है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर या सेरिकल्चर। तो दोस्तों विशेष रूप से टैंकों या तालाबों में मछली जो पालन होता है वो पीसी कल्चर होता है, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर देना और मुझे फॉलो करते रहिए। मैं आप सबके लिए वीडियो लाता रहूँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं कराते जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।